हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 20 वित्तीय प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे व्यय विभाग। यह भारत सरकार के सभी विभागों में मितव्ययिता लाने, व्यय को नियंत्रित करने, लोक सेवाओं पर नियंत्रण रखने, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने, लागत लेखा पर परामर्श देने तथा लेखा संबंधी कार्यों को संपादित करता है। इस विभाग के अधीन निम्नांकित संभाग आते हैं। कौन कौन से संभाग आते हैं? फर्स्ट है मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय। कौन सा संभाग है? मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय। सेकंड पॉइंट है कर्मचारी निरीक्षण इकाई। कौन सा है? कर्मचारी निरीक्षण इकाई। थर्ड है वेतन अनुसंधान इकाई। वेतन अनुसंधान इकाई। फोर्थ पॉइंट है योजना वित्त वित्तीय संभाग। फोर्थ पॉइंट क्या है? योजना वित्त वित्तीय संभाग। फिफ्थ पॉइंट है संस्थापना संभाग। सिक्स्थ पॉइंट है वित्त आयोग संभाग। सेवन पॉइंट है योजना वित्त प्रथम संभाग। 8 पॉइंट है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। 9 पॉइंट है केंद्रीय पेंशन लेखा कल्याण कार्यालय केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय। और 10 पॉइंट है लेखा महानियंत्रक कार्यालय। ये जो 10 है ये क्या है? संभाग कार्यरत हैं, विभाग हैं इनके। नेक्स्ट है व्यय विभाग के कार्य। व्यय विभाग के कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है वित्तीय नियम एवं विनियम बनाना तथा वित्तीय शक्तियों तथा का प्रत्यायोजन करना, केंद्रीय राजकोष नियमों तथा केंद्र सरकार लेखा यानी कि प्राप्ति तथा भुगतान नियमों 1983 यानी 1983 का संचालन सुनिश्चित करना है। क्या करना है? वित्तीय नियम एवं विनियम बनाना तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, केंद्रीय राजकोष नियमों तथा केंद्र सरकार लेखा प्राप्तियों तथा भुगतान नियमों 1983 का संचालन सुनिश्चित करना। सेकंड पॉइंट है लेखों का मानसिक एकीकरण कर राजस्व वसूली तथा व्यय पर नियंत्रण रखना, केंद्रीय राजकोष नियमों, केंद्रीय शासकीय लेखा प्राप्ति एवं भुगतान नियमों, प्रबंधन लेखांकन व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार के नकद शेष का समाधान यानी रिकाउंसिलेशन इत्यादि के प्रकरण जो लेखा महानियंत्रक से संबंधित है में कार्यवाही कराना। थर्ड पॉइंट है केंद्रीय लोक पेंशन भोगियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, पूर्व सांसदों तथा पूर्व राष्ट्रपतियों को सरकारी बैंक के माध्यम से पेंशन का वितरण कराना। क्या है? केंद्रीय लोक पेंशन भोगियों जो केंद्र में हैं, जो पेंशन लेते हैं, कौन कौन है? स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पूर्व सांसदों तथा पूर्व राष्ट्रपति को सरकारी बैंक के माध्यम से उनका पेंशन जो है वो देना यानी वितरण कराना। फोर्थ पॉइंट है राज्यों की आर्थिक योजना, राज्यों के आपदा राहत कोष में केंद्रीय अंश, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता और ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन इकाइयों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान देना। फिफ्थ पॉइंट है वित्तीय तथा आर्थिक प्रभाव डालने वाले केंद्रीय एवं राज्य कानूनों की समीक्षा करना। क्या? वित्तीय तथा आर्थिक प्रभाव डालने वाले केंद्रीय एवं राज्य कानूनों की समीक्षा करना। सिक्स पॉइंट है व्यय वित्त समिति EFC तथा लोक निवेश बोर्ड PIB को सचिवालयी सहायता देना और केंद्रीय लोक उपक्रमों के पूंजी पुनः संरचना या पुनः जीवित प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करना। राजस्व विभाग। यह विभाग केंद्र सरकार के प्रमुख कर जैसे सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा शुल्क, सेवा कर, कंपनी कर, आयकर और स्टाम्प शुल्क इत्यादि को निर्धारित करने एवं वसूल करने के अतिरिक्त स्वर्ण नियंत्रण, विदेशी मुद्रा तथा स्वापक औषधि नैरोटिक्स नियंत्रण भी करता है।
राजस्व विभाग को निम्न संभागों में विभक्त किया जाता है। किस विभाग, कौन कौन से हैं? नारकोटिक्स नियंत्रण संभाग, समन्वय संभाग, बिक्री कर संभाग, प्रशासन संभाग, आर्थिक संभाग, मुख्यालय संभाग, एकीकृत वित्तीय इकाई, हिंदी संभाग, परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ, कंप्यूटरीकरण प्रकोष्ठ। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? राजस्व विभाग के अंदर। किसके अंतर्गत आ रहे हैं? राजस्व विभाग के अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं, संभाग आते हैं? तो नारकोटिक्स नियंत्रण संभाग, समन्वय संभाग, बिक्री कर संभाग, प्रशासन संभाग, आर्थिक सुरक्षा संभाग, मुख्यालय संभाग, एकीकृत वित्तीय इकाई, हिंदी संभाग, प्रतिवेदन निवारण प्रकोष्ठ और कंप्यूटरीकरण प्रकोष्ठ, ये आते हैं। ये 10 जो कार्यालय हैं, संभाग है, ये राजस्व विभाग में आते हैं। राजस्व विभाग के तहत निम्न कार्यकारी विभाग कार्यरत है। कौन से कार्यकारी विभाग है? जो 4 हैं, 4 हैं, वो कार्यकारी विभाग कौन कौन से? सीमा शुल्क विभाग, आयकर विभाग, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, नारकोटिक्स विभाग। वर्ष 1963 में बने केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत 2 बोर्ड इस विभाग में कार्यरत हैं। राजस्व विभाग के कार्य, क्या कार्य है? राजस्व विभाग के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार के राजस्व में वृद्धि करना तथा वित्त अधिनियमों को क्रियान्वित करना। सेकंड पॉइंट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय विभाग, आयकर विभाग, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग तथा सीमा शुल्क विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य संपादित करना। थर्ड पॉइंट है विनियम पत्रों, चेकों, वचन पत्रों, वहन पत्रों, साख पत्रों, बीमा पॉलिसियों, शेयरों का अंतरण, डिवेंचरों, परोक्ष पत्रों तथा रसीदों पर स्टाम्प शुल्क लगाना। फोर्थ पॉइंट है आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, संपदा शुल्क, धन कर, व्यय कर और दान कर सहित रेलवे यात्री किराया अधिनियम के क्रम में सभी प्रश्नों को निस्तारण करना। सीमा शुल्क यानी कि समुद्र, वायु एवं भूमि पर शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के प्रशुल्क के क्रम में सभी मामले निस्तारित करना। केंद्रीय बिक्री कर तथा व्यापार का या वाणिज्य बिक्री कर के संघ राज्य मामले, गन्ना उपकर तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के प्रकरण सुलझाना। अफीम पोस्ट की खेती का विनिर्माण तथा विक्रय संबंधी नियंत्रणकारी कार्य करना। आर्थिक असूचना से जुड़े सभी कार्य करना। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा सेवा कर, न्यायाधिकरणों के मामले निपटाना। विदेशों से गलत तरीकों से धन कमाने तथा उसे भारत में लगाने की रोकथाम का मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू करना और मूल्य संवर्धित कर प्रणाली यानी कि वैट को क्रियान्वित करना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इस बोर्ड को 1 जनवरी 1964 को प्रत्यक्ष करों जैसे निगम कर, सेवा कर, आय कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, व्यय कर, उपहार कर से संबंधित कानून को क्रियान्वयन, नियंत्रण तथा कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। किसका? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का। कब किया गया था? 1 जनवरी 1964 को। जो कार्यकारी स्तर पर आयकर विभाग का अंग है, इस बोर्ड में निम्न कानून आते हैं। कौन कौन से कानून आते हैं? संपत्ति कर अधिनियम 1997 का कानून आता है। उपहार कर अधिनियम 1998 1958, आयकर अधिनियम 1961 ब्याज कर तथा व्यय अधिनियम 1987 1987, प्रतिभूति लेन देन कर अधिनियम 2004 आनुषंगिक लाभ अधिनियम 2004 बैंकिंग नगद लेन देन का अधिनियम 2005। ये जो हैं किस में आते हैं? ये कानून बनाया गया है आयकर विभाग के द्वारा। जो आयकर विभाग के गठन किए गए हैं, इनके लिए कानून बना है, तो ये इस अधिनियम में आते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, यह बोर्ड अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय बिक्री, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क,
स्टाम्प ड्यूटी, स्वर्ण नियंत्रण, कर एकत्रण तथा विदेशी मुद्रा से जुड़े कानून का नियंत्रण तथा क्रियान्वयन करता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क इस बोर्ड के कार्यकारी विभाग है। परिवर्तन निर्देशालय, इस निर्देशालय का प्रमुख कार्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून वर्ष 1999 तथा वर्ष 2002 का धन शोधन कानून को क्रियान्वित करना है। नारकोटिक्स विभाग, यह राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत है। किसके? राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत है, जो अफीम, नशीली औषधियों तथा पोस्ट पर नियंत्रण रखता है। इस विभाग का प्रमुख दायित्व अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1988 को क्रियान्वित करना है। इस विभाग द्वारा अफीम का उत्पादन तथा निर्यात पर नियंत्रण रखना तथा पोस्ट की खेती पर नियंत्रण करना तथा तस्कर विरोधी कार्यवाही का संचालन किया जाता है। जबकि नारकोटिक्स ब्यूरो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। किसके नियंत्रण में कार्य करता है? ब्यूरो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। वित्तीय विभाग सेवाएं, ये विभाग वित्त मंत्रालय के निर्देश में दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं एवं वित्तीय, बीमा तथा बैंकिंग सेवाओं से जुड़े कार्यों को संपादित करती है। इस विभाग का गठन आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग एवं बीमा संभाग को अलग करके की गई है। यह विभाग बैंकिंग, बीमा, पेंशन सुधार से संबंधित सभी नीतियों कार्यक्रमों का निष्पादन करता है। वित्तीय विभाग सेवाओं के कार्य, यह इस विभाग की सेवाओं के कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है पेंशन सुधारों से संबंधित नीति निर्माण एवं कार्यवाहियां करना। सेकंड है संविधान की 7वीं अनुसूची की संघीय सूची की प्रविष्टि संख्या 38 यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, 45 यानी बैंकिंग तथा 46 यानी कि विनिमय पत्र, चेक, वचन तथा ऐसी अन्य लिखित के मामले में निस्तारित करना। थर्ड पॉइंट है आधारभूत संरचना विकास एवं वित्त निगम IDFC, औद्योगिक लीजिंग एवं वित्त सेवाएं ILFS, औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR, औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण AEIFR, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD इत्यादि के प्रकरण निस्तारित करना। भारतीय रिजर्व बैंक तथा सहकारी बैंकों के मामले देखना। भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी बैंकों के मामले देखना। भारत में संचालित हो रहे विदेशी बैंकों को नियंत्रित करना। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से संबंधित मामले देखना। जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा व्यापार को नीतिगत निर्देश देना। बीमा अधिनियम 1938 तथा सामान्य बीमा अधिनियम 1972 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा एवं पुनः बीमा कंपनियों के नीतिगत प्रकरण निर्देशित करना। विनिवेश विभाग, इस विभाग का गठन 1999 में किया गया था, जिसे वर्ष 2001 में मंत्रालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। फिर इसे वर्ष 2004 में वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में गठित किया गया। विनिवेश विभाग के कार्य, इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न हैं। विनिवेश संबंधी निर्णयों का क्रियान्वयन करना, इसमें सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों की कीमत का निर्धारण तथा विनिवेश के अन्य शर्तों निर्धारित करना। सेकंड पॉइंट है केंद्रीय लोक उपक्रमों के क्रम में सरकार की भागीदारी या अंश के प्रकरण देखना। फोर्थ पॉइंट है विनिवेश से प्राप्त पूंजी को राष्ट्रीय निवेश बोर्ड के माध्यम से उपयोग में लाने हेतु नीति बनाना। फिफ्थ पॉइंट है विनिवेश के तौर तरीकों तथा लोक उपक्रमों के पुनर्गठन पर कार्यवाही करना। सिक्स पॉइंट है केंद्रीय लोक उपक्रमों से सरकारी अंश का विक्रय या उन्हें निजी हाथों में बेचने के सभी उपकरणों का निस्तारण करना। क्या कह रहे हैं? केंद्रीय लोक उपक्रमों से सरकारी अंश का विक्रय, जो सरकारी अंश है उसका विक्रय करना
या उन्हें निजी हाथों में बेचने के सभी प्रकरणों का निस्तारण करना, उसे रोकना। 7 पॉइंट है, केंद्रीय लोक उपक्रमों से केंद्र सरकार की अंशधारिता के विनिवेश संबंधी नीतिगत निर्णय लेना। लेखांकन, किसी भी उद्यम या संस्था की वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी हेतु लेखांकन यानी अकाउंटिंग आवश्यक होती है। साधारण शब्दों में लेखांकन विभिन्न प्रकार के लेन देन का अभिलेख है जिसमें हम किसी उद्यम की वित्तीय स्थिति को जान सकते हैं। राइट ब्यूइटो के अनुसार यह लेन देन का अभिलेख करने, वर्गीकरण करने तथा उसका सारांश बताने की वह कला है जिसे समग्र अथवा अंश रूप तथा वित्तीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा फिर उसे प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है। किसी सरकारी अथवा निजी व्यापारों की नियमित लिखित सूची को लेखांकन कहते हैं। प्रोफेसर L.D. वाइट के अनुसार व्यवस्थित लेखांकन के मुख्य कार्य वित्तीय अभिलेख तैयार करना, निधि के रखरखाव से संबंधित लोगों को सुरक्षित रखना, संस्था की सभी शाखाओं की वित्तीय स्थिति को प्रकट करना, व्यय की दूरी में आवश्यक समायोजन में सहायता करना, उत्तरदायी पदों पर आसीन लोगों को सूचना देना जिसके आधार पर भावी वित्तीय तथा प्रचालन कार्यक्रमों को योजनाएं टिक सके तथा लेखा परीक्षण में सहायता करना। लेखांकन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उद्यम अथवा संगठन की लाभ हानि को जानना, उद्यम की वित्तीय स्थिति को जानना, उद्यम की प्रकृति में सहायता करना। वर्ष 1974 से सरकार ने लेखा निधि का एक ढांचा प्रस्तुत किया जिसमें योजना के अनुसार लेखा के 5 चरणों को अपनाया है। क्षेत्रीय, प्रमुख शीर्ष, गौण शीर्ष, उप शीर्ष और विस्तृत शीर्ष। आकेंक्षण ऑडिटिंग, लेखा परीक्षा और आकेंक्षण ऑडिटिंग का किसी भी संस्था के वित्तीय नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रजातांत्रिक सरकार में लेखा परीक्षा विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के एक प्रभावशाली संयंत्र के रूप में कार्य करती है। चार्ल्स वर्थ के अनुसार लेखा परीक्षा का अभिप्राय है कि वह प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन में विधानपालिका प्रपत्र द्वारा विनियोजित धन को इसकी शर्तों के अनुसार खर्च किया है तथा कर रहा है। साधारण शब्दों में लेखा परीक्षा लेन देन पूर्ण होने के पश्चात लेखाओं की जांच तथा परीक्षण को कहते हैं। K.L. हांडा के अनुसार लेखा परीक्षा किसी लेखा परीक्षण द्वारा लेन देन की छानबीन करके लेखों के परीक्षण के परिणामों का उस उद्यम के मालिकों को प्रतिवेदन देना है। लेखा परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट है लेखा की शुद्धता तथा संपूर्णता को सुनिश्चित करना। सेकंड है व्यय की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए लेखा की परीक्षा करना। थर्ड है वित्तीय लेन देन के औचित्य को देखना। फोर्थ है यह सुनिश्चित करना कि कार्यपालिका द्वारा व्यय किए गए धन से वांछित परिणाम निकले हैं या नहीं। लेखा परीक्षा आंतरिक अथवा बाहरी दोनों प्रकार की हो सकती है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रबंध के द्वारा अपने ही स्तर पर अपने ही अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रबंध द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ठीक ढंग से खर्च कर रहा है, जबकि बाहरी लेखा परीक्षा प्रबंध के बाहर किसी अन्य अभिकरण द्वारा की जाती है। साधारणतः ये लेखा परीक्षा विभाग के कुशल अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना कि वह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप स्वीकृति प्रयोजन हेतु उचित प्राधिकारी द्वारा किया गया है या नहीं। वित्तीय ईमानदारी के ऊंचे मानदंड बनाए रखने के लिए तथा करदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा बाहरी अभिकरण द्वारा ही करवाई जाए। भारत में यह कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण द्वारा किया जाता है, यानी कैग के द्वारा किया जाता है।
लेखा परीक्षण से पृथकीकरण। वर्ष 1976 से पहले लेखा और लेखा परीक्षण कार्य केंद्र व राज्य स्तर पर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता था, लेकिन 1976 से केंद्र स्तर पर लेखांकन और परीक्षण कार्य दोनों को पृथक कर दिया गया है, दोनों को अलग कर दिया गया। अतः कार्यों के पृथकीकरण के लिए वर्ष 1923 में इंच कैंप कमेटी, वर्ष 1924 में डी मैन कमेटी और वर्ष 1929 में साइमन आयोग तथा लोक लेखा समिति तथा अनुमान समिति ने लेखा को लेखा परीक्षा से पृथक करने की निम्नलिखित आधार सिफारिश की। फर्स्ट पॉइंट है लेखा परीक्षा कार्य में कुशलता बढ़ेगी। सेकंड, लेखा एवं कार्यपालक कार्य है, जबकि लेखा परीक्षा एक अर्ध संसदीय कार्य है। थर्ड पॉइंट है पृथकीकरण के बाद लेखा परीक्षा की स्वाधीनता बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है पृथकीकरण से निर्णय निर्माण और वित्तीय प्रबंधन में लेखा विधि के उपयोग का रास्ता खुलेगा। लेखा का विभागीकरण 1976। लेखा का विभागीकरण वर्ष 1976 में विभागीकरण की योजना से लेखा और लेखा परीक्षण की पृथक कर दिया गया है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है भारत में कैग को केंद्र स्तर पर लेखांकन से मुक्त कर केवल परीक्षण तक सीमित कर दिया, जबकि राज्य स्तर पर दोनों लेखा व लेखा परीक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट है व्यय का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी खुद विभाग को लेनी होगी। थर्ड पॉइंट है मंत्रालय व उसके संलग्न व अधीन स्तर कार्यालय के लेन देन के लिए मुख्य लेखा प्राधिकारी के रूप में मंत्रालय के सचिव को नामित किया गया है। फोर्थ पॉइंट है एकीकृत वित्तीय सलाहकार मंत्रालय में लेखा और भुगतान का प्रधान होता है, जो निम्न कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? मंत्रालय विभाग के बजट का निर्माण, व्यय पर नियंत्रण, स्वीकृत भुगतान का लेखा, लेखा का सटीकता व कार्य की कुशलता सुनिश्चित करना, अनुदान के लिए विनियोग लेखा तैयार करना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग लेखा परीक्षण संसदीय नियंत्रण का अपरिहार्य अंग है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण लेखा परीक्षण संबंधी शीर्ष स्तर पद होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में एक स्वतंत्र नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का व्यवस्था की गई है, जो कि भारत की संचित निधि से व्यय की जाने वाली सभी लोक धन राशियों का लेखा परीक्षण करता है। वह सर्वसाधारण की आर्थिक स्थिति का संरक्षक होता है तथा केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली पर उसका नियंत्रक होता है। इस प्रकार यह पद एक अखिल भारतीय महत्व से जुड़ा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। वह भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर व मुहर से विधिवत की जाती है। CAG यानी कैग अपने पद पर 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो पहले हो तक बना रह सकता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है तथा उसे पद से उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कैग के वेतन व सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा इसकी नियुक्ति के बाद उसके अवकाश, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संदर्भ में न वेतन व न ही अधिकारों में कोई बदलाव किया जा सकता है। इस अपने कार्यालय को, जो उसका अपना कार्यालय है, की समाप्ति के बाद कैग भारत सरकार अथवा किसी राज्य में कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत संसद को केंद्र के, राज्यों के और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया गया है। अनुच्छेद 150 के तहत कैग राष्ट्रपति को उस प्रपत्र के निर्धारण के बारे में सलाह दे सकता है जिसमें केंद्र और राज्यों के लेखों को दर्ज किया जाएगा, तथा अनुच्छेद 151 के तहत वह केंद्र की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष तथा राज्य की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जो इससे क्रमशः संसद तथा विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार संविधान में कैग के पद, सेवा शर्तों, कर्तव्य इत्यादि के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं तथा साथ ही इस पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के महत्वपूर्ण तथ्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सर्वप्रथम इंग्लैंड में अस्तित्व में आया। कहाँ पे आया अस्तित्व में? इंग्लैंड में अस्तित्व में आया। सेकंड पॉइंट है, भारत में लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1905 में हुई। थर्ड पॉइंट है, वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी नियुक्ति राज्य सचिव द्वारा की जाती थी तथा यह सम्राट के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता था। फोर्थ पॉइंट है, वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद एवं स्तर में निम्न वृद्धि की गई। फिफ्थ पॉइंट है, नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। सिक्स पॉइंट है, सपरिषद सम्राट द्वारा सेवा शर्तों का निर्धारण। सेवन पॉइंट है, पद से हटाने की प्रक्रिया संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों के समान की गई। 8 पॉइंट है, सेवानिवृत्ति के पश्चात ब्रिटिश क्राउन के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। 9 पॉइंट है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उसके पद के महत्व को स्वीकार किया गया। 10 पॉइंट है, 1950 में निर्मित संविधान में इसका नाम महालेखा परीक्षक से बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया तथा इसके पद को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11 पॉइंट है, भारतीय संविधान में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तों, कर्तव्य और अधिकारों को स्पष्ट न करके यह काम संसद को सौंपा गया। 12 पॉइंट है, वर्ष 1953 में भारतीय संसद ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल तथा सेवा शर्तें आदि से संबंधित प्रावधान निर्धारित करने के लिए अधिनियम पास किया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य निम्नलिखित हैं। लेखांकन संबंधी कार्य। कौन सा कार्य है? लेखांकन संबंधी कार्य। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये क्या है? लेखांकन संबंधी कार्य क्या है इसका? फर्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत पारित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कर्तव्य, शक्तियाँ तथा शर्तें अधिनियम 1971 के अनुसार लेखांकन संबंधी कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है, राज्य स्तर पर लेखांकन का कार्य। सेकंड है, सुरक्षा तथा रेलवे संबंधी लेखांकन को छोड़कर बाकी संघ तथा राज्यों के लेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होना। किसको छोड़ के? जो सुरक्षा है तथा रेलवे जो है उससे संबंधित लेखांकन को छोड़ के बाकी जो संघ और राज्यों के लेखा जोखा है उसका रखरखाव ये करता है। थर्ड पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य राष्ट्रपति की स्वीकृति से केंद्र तथा राज्यों के लेखांकन के लिए प्रपत्र निश्चित करना है। फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष केंद्र तथा राज्यों की वार्षिक प्राप्तियों तथा भुगतान संबंधी लेखों को तैयार करता है। फिफ्थ पॉइंट है, विनियोजित लेखा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। 6 पॉइंट है, गत वित्त वर्ष के लिए केंद्र तथा राज्यों के लेखांकन का सारांश आम वित्त विवरण के रूप में तैयार करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। 7 पॉइंट है, संघ तथा केंद्र समय समय पर जो भी सूचना
चाहे उसे प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होना। 8 पॉइंट है सरकारी विभाग हेतु लेखांकन संबंधी नियम बनाने की शक्ति। लेखा परीक्षा संबंधी कार्य। लेखा परीक्षा संबंधी कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है केंद्र व राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर और बाहर किए गए व्यय की लेखा परीक्षा करता है, लेकिन वह गुप्त सेवा के लिए व्यय किए जाने की लेखा परीक्षा नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट है वह ऋण जमा की राशि, निक्षेप निधि, अग्रिम राशि, उचित लेखा तथा प्रेषण कार्य संबंधी संघ तथा राज्यों के सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। क्या करता है? वह ऋण जमा की राशि, यानी जो ऋण जमा की राशि है वो देखता है, निक्षेप निधि, अग्रिम राशि, उचित लेखा तथा प्रेषण कार्य संबंधी संघ तथा राज्य के सभी लेन देन को लेखा परीक्षा करता है, उसकी देखरेख करता है। थर्ड पॉइंट है वह राष्ट्रपति आदेश द्वारा व्यापारिक उत्पादन संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों तथा तुलन पत्रों की लेखा परीक्षा करता है तथा हर मामले के बारे में जिसके व्यय के लेन देन अथवा लेखांकन की वह परीक्षा करता है, उसका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। फोर्थ पॉइंट है संघ या राज्य सरकारों के विभागों द्वारा रखे गए भंडारों का लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन तैयार करना। फिफ्थ पॉइंट है संघ तथा राज्य सरकारों की संपूर्ण आय का लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन तैयार करना। सिक्स पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा कोई अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने पर उसे करना, उदाहरणार्थ स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। 7 पॉइंट है सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा हेतु नियुक्ति। कंपनी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। नियम बनाने की शक्ति। लेखांकन तथा लेखा परीक्षण संबंधी नियम बनाने की शक्तियां भी उसे प्रदान की गई है ताकि दोनों प्रकार के कार्यों को ठीक ढंग से संपन्न किया जा सके। इस प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना होता है कि लेखों में दर्शाई गई सवितरित राशि क्या कानूनन उपलब्ध थी तथा क्या वह सेवा या प्रयोजन के लिए मान्य थी जिसके लिए उसकी मांग की गई राशि थी तथा क्या व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप तथा जिसका उस व्यय राशि पर नियंत्रण है। उस कानून लेखा परीक्षण के अतिरिक्त वह औचित्यपूर्ण लेखा परीक्षा भी कर सकता है जिसके तहत वह व्यय की विश्वसनीयता व मितव्ययिता पर भी ध्यान दे सकता है। यह कार्य उसके विवेक पर निर्भर करता है। इस प्रकार कैग की वास्तविक भूमिका वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारतीय संविधान और संसद के विधानों की मर्यादा को बनाए रखने की है। संविधान में कैग को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों माना गया है, किंतु व्यवहार में वह केवल लेखा परीक्षक की ही भूमिका निभाता है। समेकित निधि से धन निकासी की प्रक्रिया पर कैग का नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार कैग द्वारा व्यय के बाद ही परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त गोपनीय सेवा मद में हुई व्यय की लेखा परीक्षा में भी कैग की भूमिका सीमित है। उपरोक्त कारणों से कैग की तुलना रखवाली करने वाले कुत्ते से की गई है, न कि जासूसी कुत्ते से। एप्पलबी ने भी भारत में कैग की भूमिका को नकारात्मक टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह न तो निर्णय की स्थिति में है न कार्य करने की स्थिति में। उन्होंने कैग के कार्यालय को समाप्त करने की सिफारिश की थी। वस्तुतः कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में तथा लोक धन के दुरुपयोग की जांच करने में कैग की महत्वपूर्ण भूमिका है। घाटे का वित्त प्रबंधन। वर्तमान समय में देश के आर्थिक विकास के लिए सरकार विभिन्न स्रोतों से कोष को एकत्रित करती है, जैसे जनता से उधार लेना, कर लगाना, सरकारी बचतें, विदेशी सहायता और घाटे का वित्त प्रबंधन आदि। सरकार जब विकास और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए उधारी और करों से पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाती तो वह विकास के लिए घाटे के वित्त प्रबंधन का सहारा लेती है।
अतः घाटे के वित्त प्रबंधन से तात्पर्य यह होता है कि सामान्य घाटे का वित्त प्रबंधन उस सार्वजनिक खर्च को दर्शाता है जो चालू सार्वजनिक व्यय से अधिक होता है। भारत में घाटे के वित्त प्रबंधन का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में तथा अमेरिका में व्यापक अर्थ में किया जाता है। भारत में खर्च का पोषण जनता से उधार लेकर किया जाता है और बैंकों को घाटे के वित्त प्रबंधन से मुक्त रखा जाता है, जबकि अमेरिका में व्यावसायिक बैंकों, जनता तथा केंद्रीय बैंकों से उधार लिया जाता है। योजना आयोग के अनुसार भारत में घाटे के वित्त प्रबंधन में निम्न शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? नई मुद्रा जारी करना, पिछली बची हुई संचित राशि को सरकार द्वारा निकाला जाना और रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक से ऋण लेना। अवधारणाएं, विभिन्न अवधारणाएं निम्न है। फर्स्ट है प्राथमिक घाटा। यह है उस घाटे को दर्शाता है जिसमें सरकार द्वारा अदा किए गए ब्याज को घटा दिया जाता है। सेकंड है बजट घाटा। जब सरकार का कुल खर्च कुल आय से अधिक होता है तो इसे बजटीय घाटा कहते हैं। सरकार के इस घाटे में राजस्व व पूंजी व्यय दोनों शामिल होते। इसी तरह सरकार की कुल प्राप्तियों में पूंजीगत व राजस्व प्राप्तियां शामिल होती है। थर्ड पॉइंट है राजस्व घाटा। जब सरकार राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय करती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। इसमें वे व्यय आते हैं जिनसे परिस्थितियों का विनिर्माण नहीं होता। इसमें सरकार की गैर कर राजस्व व कर राजस्व प्राप्तियां आती है। फोर्थ पॉइंट है वित्तीय घाटा। इस घाटे की सिफारिश सुखमय चक्रवर्ती ने वर्ष 1982 से 85 में की थी। इसमें बजट घाटा सरकार की बाजार में उधारी तथा अन्य देनदारियों का कुल योग होता है। फिफ्थ पॉइंट है मुद्रित घाटा। मुद्रीकृत घाटा। सरकार अपने बजट घाटे की पूर्ति दो प्रकार से करती है। पहली रिजर्व बैंक से कर्ज लेकर और जनता से उधार लेकर। जब सरकार अपनी बजट घाटे की पूर्ति रिजर्व बैंक से कर्ज लेकर करती है तो उसे मुद्रीकृत घाटा कहा जाता है। आधुनिक राज्यों में घाटे के वित्त प्रबंधन का सहारा सरकार तीन परिस्थितियों में लेती है: आर्थिक विकास, आर्थिक मंदी का एवं सुरक्षित सीमा। सार्वजनिक ऋण। सरकार अपने खर्चों की पूर्ति अपनी प्राप्ति आय से नहीं कर सकती है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सरकार सार्वजनिक ऋण का सहारा लेती है। अर्थात सार्वजनिक ऋण वह उधारी होती है जो सरकार, जनता, वित्तीय संस्थान व बैंकों से लेती है। आर मुसग्रेव और पी मुसग्रेव के अनुसार सार्वजनिक ऋण में निकासी शामिल है। सार्वजनिक ऋण में निकासी शामिल है जो किसी भविष्य की तारीख पर और बीच के काल में ब्याज अदा करने के सरकारी वचन के बदले में की जाती है। जे के मेहता के अनुसार सार्वजनिक ऋण उन व्यक्तियों को पैसा लौटाने जिनसे यह लिया गया है के सरकार की ओर से दिए गए वचन के साथ होता है। फिलिप ए टेलर के अनुसार ऋण ऐसे वचन के रूप में होते हैं जिनके द्वारा सरकारी कोषागार इन वचन पत्रों के धारकों को मूल राशि और धन अधिकांश मामले में मूल पर ब्याज अदा करने का वचन देती है। करारोपण नीतियाँ। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाने एवं विभिन्न प्रकार के करों के निर्धारण की प्रक्रिया में करारोपण कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? करारोपण। सरकार द्वारा करों को लगाने एवं उसके निर्धारण हेतु जिन नीतियों का पालन किया जाता है उसे करारोपण नीतियाँ कहा जाता है। इन नीतियों के अनुपालन हेतु विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। करारोपण के सिद्धांत। करारोपण के सिद्धांत को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है समानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों पर उनकी क्षमताओं के अनुपात में ही कर लगाना चाहिए, अर्थात कर का भार सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ना चाहिए। सेकंड पॉइंट है निश्चितता का सिद्धांत। कर लेने का देने वालों को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसे कब, कितना, कहाँ, किसे और कैसे कर देना व लेना है। करारोपण के संदर्भ में हर तथ्य सुनिश्चित होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सुविधा का सिद्धांत। करदाता को भुगतान करने की सुविधा हो, इस प्रकार से करारोपण किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मितव्ययिता का सिद्धांत।
प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि सरकारी कोष में जितना धन आए उससे अधिक मात्रा में धन का निर्गत न हो, अर्थात कर वसूली पर इतना धन खर्च न हो कि कोष को बोझ जबरदस्ती जनता पर डाल दिया जाए। 5th पॉइंट है उत्पादकता का सिद्धांत। वेस्टरबर्न के अनुसार करारोपण से करदाताओं की काम करने तथा बचत करने की योग्यता का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह उत्पादकता के सिद्धांत को दर्शाता है। 6 पॉइंट है सरलता का सिद्धांत। कर प्रणाली जितनी सरल होगी करदाताओं एवं राज्य के लिए उतनी ही अधिक सुविधाजनक होगी। जटिल एवं पेचीदा कर लोगों में असंतोष को बढ़ाती है। 7 पॉइंट है लोच का सिद्धांत। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। 8 पॉइंट है वांछनीयता का सिद्धांत। लोकतांत्रिक देशों में नागरिक सदैव करों की सार्थकता के बारे में विचारशील रहते हैं। अवांछनीय करों से अपचन तथा सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है। 8 पॉइंट है समन्वय का सिद्धांत। 9 पॉइंट है समन्वय का सिद्धांत। कर एकत्रित करने वाली विभिन्न एजेंसियों आदि के मध्य पर्याप्त समन्वय होना चाहिए जिससे कर अधिकारी एक दूसरे का उल्लंघन ना कर सके। 10 पॉइंट है पर्याप्तता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को करों से पर्याप्त आय होनी चाहिए, साथ ही करों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि बिना प्रतिरोध के कर वसूला जा सके। 11 पॉइंट है एकरूपता का सिद्धांत। करों में एकरूपता होनी चाहिए। करों को लगाने की विधि एक समान होनी चाहिए और करों की दरों का निर्धारण सामान्य उद्देश्य से किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की कर प्रणाली। वैश्विक स्तर पर कर प्रणाली के अनेक रूप प्रचलित है। इसमें निम्नलिखित कर प्रणालियाँ उल्लेखनीय है। फर्स्ट है प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम पीटीएस। इसमें आय की दर बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है। जैसे 2 लाख रुपए तक की आय का कर मुक्त होना। भारत में इसी प्रकार की कर प्रचलित है। सेकंड पॉइंट है प्रगतिहीन या प्रतिगामी कर प्रणाली, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इस प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर प्रतिशत में कमी आने लगती है। जैसे 5 लाख रुपए तथा 10% कर। 5 लाख रुपए पे कितना टैक्स है? 10%। तथा 5 से 10 लाख तक की आय पर 8% कर लगाना। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें कर की दर में वृद्धि नहीं होती, परिणामतः लोग अपनी अधिक से अधिक आय को घोषित करना चाहते हैं। प्रगतिहीन या प्रगतिगामी कर प्रणाली स्टैटिक और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम से काले धन में कमी आती है। यह प्रणाली अधिकांशतः विकसित देशों में प्रचलित है। थर्ड पॉइंट है अनुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इस प्रणाली में पूरी आय पर सभी को समान दर से कर अदा करना पड़ता है। अनुपातिक कर प्रणाली में आय बढ़ने से कर की राशि में वृद्धि होती है परंतु कर प्रतिशत यथावत बना रहता है। 4th पॉइंट है अधोगामी कर प्रणाली, रिट्रोग्रेटिव टैक्स सिस्टम। इसमें एक सीमा तक आय बढ़ने पर कर प्रतिशत में वृद्धि होती है किंतु उसके बाद उससे ऊपर कितनी भी आय हो कर की जो दर है वो समान ही है। जैसे बजट 2012-13 के अनुसार 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की वार्षिक आय पर 20% आयकर की सीमा निर्धारित की गई किंतु 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर केवल एक समान दर 30% निर्धारित की गई। करारोपण नीतियों में सुधार हेतु गठित समितियां। कौन सी समितियां? करारोपण नीतियों या कर के ढांचे में सुधार हेतु निम्न समितियां गठित की गई हैं जिसके माध्यम से निम्नलिखित सिफारिशों की आधारशिला रखी। कौन सी? चल्या समिति। देश में कर ढांचे में सुधार पर सुझाव देने हेतु वर्ष 1991 में प्रोफेसर राजा चल्या की अध्यक्षता में
एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट जनवरी 1993 में सरकार को सौंपी गई। समिति की अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने बजट में 1993-94 में सम्मिलित कर लिया। समिति की मुख्य सिफारिशों में क्या था? फर्स्ट है ब्याज कर समाप्त करना, सेकंड उपहार कर छूट सीमा बढ़ाना, थर्ड पैन की जगह टिन प्रारंभ करना, फोर्थ है गैर कृषकों की 25,000 रुपये से अधिक की कृषि आय पर कर लगाना, और फिफ्थ है आयात शुल्क दर में कमी करना तथा अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग दरें निर्धारित करना। एम के गुप्ता आयोग देश में जीएसटी के साथ उत्पादन शुल्क एवं सेवा शुल्क के समन्वय हेतु एक समान कर संहिता कॉमन टैक्स कोड CTC के निर्माण के लिए सरकार ने अप्रैल 2012 में श्री एम के गुप्ता की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। संहिता का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा जिससे भारत के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत लागू किया जा सके। केलकर समिति देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित केलकर कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2002 में सरकार को सौंपी। समिति की मुख्य सिफारिशों में शामिल किया है। फर्स्ट है व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए करना, सेकंड है आयकर की केवल 2 दरें लागू करना, थर्ड है आयकर पर अधिभार की समाप्ति, फोर्थ पॉइंट है आयकर छूट को समाप्त करना, फिफ्थ पॉइंट है वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवाओं को कर राहत, सिक्स पॉइंट है निगम कर की दर को 36.5% से घटाकर 30% करना, 7 पॉइंट है मैट यानी कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को समाप्त करना, 8 पॉइंट है उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क की संरचना में परिवर्तन करना, 9 पॉइंट है सेवा कर के दायरे में विस्तार करना आदि। भारत में कर सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हुए पिछले 10 वर्षों में केलकर समिति की लगभग सभी सिफारिशें को लागू हो चुकी है। जो केलकर समिति है उसकी सारी जो सिफारिशें हैं वो लागू हो चुकी हैं। कर प्रस्ताव से संबंधित प्रमुख समितियां। इस प्रस्ताव से संबंधित प्रमुख समितियां निम्नलिखित हैं। वाचु समिति में क्या है? प्रत्यक्ष कर की बात की गई है। एल के झा समिति में अप्रत्यक्ष कर, सरकारिया समिति में केंद्र राज्य संबंध कर, चल्या समिति में कर सुधार, रेखा समिति में अप्रत्यक्ष कर, राकेश मोहन समिति में आधारित संरचना वित्तीयन और नंजुंदप्पा समिति में रेलवे किराए भाड़े के ऊपर बात की गई है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।